अभी तक हम लोग 4 फोर्स पढ़ चुके थे न्यूटन लॉज में, mg वेट, टेंशन, नॉर्मल और स्प्रिंग फोर्स। ये 5वां फोर्स है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये बहुत डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस का फोर्स है। ये यूनिवर्स स्केल पे काम नहीं करता है, बट डे टू डे लाइफ में बहुत काम करता है। बहुत काम का फोर्स होता है, बहुत काम का फोर्स होता है फ्रिक्शन। होता क्या है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, कोई भी करता है, मैं भी, तुम भी, कभी भी। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, उसकी मास 1 kg है। कितनी है? 1 kg है, ठीक है। ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये एक्चुअल ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये एक्चुअल ग्राउंड पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, और मैं इसे पुश कर रहा हूं। अलमीरा है, मान लो ये एक बहुत बड़ा अलमीरा है, मैं इसको पुश कर रहा हूं पूरी दम लगा के, नहीं चल रहा है। मैं और फोर्स लगाता हूं, नहीं चलता है। फिर मैं अपने दोस्त को बुलाता हूं, फिर मैं और मेरा दोस्त दोनों फोर्स लगाते हैं, तब वो चलता है। तो ये बताओ कि अगर हम इसको पुल कर रहे हैं, इमेजिन करो कि हम इसको पुल कर रहे हैं, एक रस्सी बांध के इसको पुल कर रहे हैं। सर, हाँ सर, सर हमारा वीडियो अटक रहा है। अटक रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सर, आपकी स्क्रीन भी ब्लर है। 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, अब करेक्ट होगा मेरे ख्याल से। अब करेक्ट है। सुनाई दे रहा है? हेलो, अब सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, अभी सही है। अरे वो वाईफाई बंद था, मतलब इसमें ऑफ किया। ठीक है, देखो जनरली ऑब्जर्वेशन होता है। हम लोग आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो है फ्रिक्शनल फोर्स, एक नया फोर्स है जो हम पढ़ेंगे। हम जनरली देखे हैं, अगर किसी सरफेस पे एक ब्लॉक को डाल दो, अलमीरा है, बहुत भारी अलमीरा, इसको दबाओ, इसको प्रेस करो तो नहीं चलता है, बहुत दम लगाना पड़ता है। थोड़ा फोर्स लगाओ, नहीं चलेगा, और फोर्स लगाओ, नहीं चलेगा, और फोर्स लगाओ, नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तब ये जाके स्लिप करता है। तो जब ये नहीं चल रहा था तो इसको कौन बचाए हुए था? इसको कौन, हमारे अप्लाइड फोर्स को कौन कैंसिल कर रहा था? हम कहते हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स है। हम जनरली कहते हैं ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो क्या होता है समझो, ये एक ब्लॉक है, हम सिंप्लिसिटी के लिए इसका 1 kg मास ले लिए हैं। 1 kg मास बहुत छोटा होता है, लेकिन चलो 1 kg मास ले लिए, ठीक है। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम एक्चुअल अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये मास 1 kg या 10 kg या 20 kg कुछ भी पॉसिबल है, और यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं। हम यहां से क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इस पे हम क्या कर रहे हैं? इसको हम पुल कर रहे हैं किसी फोर्स एफ से, किसी एक्सटर्नल फोर्स एफ से इसको हम खींच रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि हम यहां पे एक टेबल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? टेबल। हम यहां पे क्या करते हैं? लिखते हैं अप्लाइड फोर्स, क्या है? एफ। हम इसका एक्सीलरेशन ऑब्जर्व करते हैं, हम इसका एक्सीलरेशन ऑब्जर्व करते हैं ए। हम देखते हैं इसकी एक्सीलरेशन कितनी आ रही है, हम ये देखते हैं इसके ऊपर कितनी एक्सीलरेशन आ रही है, ताकि हम ये समझ सकें कि इसके ऊपर और कोई फोर्स है भी कि नहीं है। हमने यहां फोर्स लगाया 0, एक्सीलरेशन था 0, नो प्रॉब्लम। हमने यहां फोर्स लगाया 5 न्यूटन, हमने इस पे फोर्स कितना लगाया? 5 न्यूटन, और हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि इसकी एक्सीलरेशन 0 थी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अगर इसकी एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स भी 0 है। बट तुमने तो एक फोर्स लगाया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दूसरा कोई तो फोर्स चाहिए जो इसको कैंसिल कर रहा होगा। लेट दैट फोर्स
बी डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। मान लो हम उस फोर्स को स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। लेट अस डिनोट दैट फोर्स बाय स्मॉल एफ। दिस स्मॉल एफ इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज ऑपोजिट। क्योंकि हम जब यहां पे इक्वेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एफ माइनस एफ। एफ माइनस एफ, अगर इसकी एक्सीलरेशन ए आ रही है, समझो क्या लिखेंगे? एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 1 इंटू ए। यही होगा ना? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज के ऊपर नेट फोर्स जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट शुड बी इक्वल टू एम ए। तो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? 0। हमारा यहाँ एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है? 0। इसका मतलब है जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसको हम स्मॉल एफ से दिखा रहे हैं, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स है, वो कितना है? उसकी वैल्यू की क्या होगी? यहाँ पे होगी 0 0 0 0। ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी 0। 5 न्यूटन था, ये 5 न्यूटन था, एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब है फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन ही था। अभी फ्रिक्शन कितना ऐड कर रहा है? 5 न्यूटन। क्यों? इसको रोकने के लिए 5 न्यूटन चाहिए। हमने फोर्स को बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 10 न्यूटन। फिर से एक्सेलरेशन देखा 0 है, हमने फोर्स बढ़ा के कितना कर दिया? 10 न्यूटन। फिर से देखा एक्सेलरेशन 0 है, तो हमने कहा अब फ्रिक्शन कितना हो गया? 10 न्यूटन, क्योंकि अभी भी एक्सेलरेशन 0 है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं है, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू एडजस्ट करता जा रहा है ताकि उसको रोक के रखे। हमने इसको कर दिया 15 न्यूटन, अभी भी एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन ने अपना वैल्यू फिर से चेंज कर लिया। जब अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन था तब भी एक्सेलरेशन 0 है, तो ये 0 है। इसका मतलब जब अप्लाइड फोर्स 15 था तो जो भी फ्रिक्शनल फोर्स उस पर ऐड कर रहा था वो भी 15 न्यूटन था। हमने इसको कर दिया 20 न्यूटन, अभी भी एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब कितना न्यूटन था? फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी 20 न्यूटन था। हालांकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है, क्योंकि इन दोनों वेक्टर को मिलकर 0 होना है। अब मैंने क्या किया? इसको कर दिया 21 न्यूटन। कितना कर दिया? 21 न्यूटन। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे ये 21 न्यूटन होगा, इसकी एक्सेलरेशन हो जानी चाहिए। अगर ये लास्ट था तो इसकी एक्सेलरेशन हमको आ रही है, हमको इसकी एक्सेलरेशन आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट वर्ड्स। हमने जब फोर्स को 20 न्यूटन तक तो चला ही नहीं, अब हमने बढ़ा के 21 न्यूटन। जैसे 21 न्यूटन किया, इसकी एक्सेलरेशन हमको जो हमने मेजर की एक्सपेरिमेंटली, वो कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां डालते हैं अप्लाइड फोर्स 21 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज 3। यहां से फ्रिक्शन कितना आ गया? 18 न्यूटन। यानी यहां फ्रिक्शन कितना ऐड कर रहा था? 18 न्यूटन। क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन 3 न्यूटन है, इसका मतलब नेट फोर्स इस केस में कितना है? 3 न्यूटन है। यानी अप्लाइड 21 था तो पीछे 18 था। 0 से बढ़ते बढ़ते 20 हुआ, फिर घट के 18 हो गया। जबकि 18 पे ये चला नहीं था। सोचो, जबकि ये 18 पे चला नहीं था। अब देखो, अब इसको तुम कर दो 25 न्यूटन, तुम देखोगे एक्सेलरेशन इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब तुम यहां 25 न्यूटन दोगे तो एक्सेलरेशन होगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि फिर से ये 18 न्यूटन आएगा। उसके बाद कर दो इसको 28 न्यूटन या 30 न्यूटन, कुछ भी, ये हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन 18 न्यूटन। क्या देख रहे हो? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कुछ फर्क है। क्या फर्क है? समझो, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक में कुछ फर्क है। और क्या फर्क है वो देखो। यहां से यहां तक मोशन शुरू नहीं हुआ था, यहां से यहां तक मोशन शुरू नहीं हुआ था, और यहां के बाद मोशन शुरू हो गया। तो पहले अपने वैल्यू को बढ़ाता जाता है। देखो इसके बाद ये वैल्यू क्या हो गया? देखो यहां पर मोशन स्टार्ट्स हो चुका है। ग्राउंड तो रुका हुआ है और ब्लॉक इस पे मूव करने लगा। जैसे मोशन स्टार्ट हो जाता है, इसको हम बताएंगे, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। यहां बोलते हैं रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स।
रिलेटिव मोशन अगर स्टार्ट हो गया, स्टार्टेड, अगर रबिंग स्टार्ट हो गया दोनों सरफेस के बीच में, क्या स्टार्ट हो गया? रबिंग। अगर रबिंग स्टार्ट हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स हो जाती है। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। देखेंगे क्या होता है। इसकी वैल्यू फिक्स्ड हो जाती है, यूनिक वैल्यू होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सीलरेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। एक बार फ्रिक्शन, एक बार घर्षण शुरू हो गया, एक बार सही में एक सरफेस दूसरे पे अगर फिसलने लगा, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाती है। यह 18 न्यूटन दिख रहा है। लेकिन जब तक ये स्टार्ट नहीं हुआ था, जब तक रिलेटिव मोशन हैज बीन प्रिवेंटेड, रिलेटिव मोशन प्रिवेंटेड, जब तक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को सक्सेसफुली रोक पा रहा था, तब तक इसकी वैल्यू डिपेंडिंग ऑन नीड थी। यहां पे बताओ, रोकने के लिए कितना चाहिए था? 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन लगा। यहां पे रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने के लिए कितना चाहिए था? 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन लगा। यहां रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने के लिए के लिए जो है चाहिए था 15 न्यूटन, 15 लगा। तो यहां पे जब तक मोशन प्रिवेंटेड रहता है, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड अपने आप को एडजस्ट करती है। इसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है, सेल्फ एडजस्टिंग होती है एज पर रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी ये वैल्यू देगा। सेल्फ एडजस्टिंग होता है एज पर रिक्वायरमेंट। हालांकि इसकी वैल्यू 20 न्यूटन तक जा सकती है जरूरत पड़ने पर। ये मोशन को प्रिवेंट करने के लिए अपने वैल्यू को 20 न्यूटन तक ले जा सकता था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम 5 न्यूटन लगाएंगे और ये 20 लग जाएगा। नहीं, हमने 5 लगाया, रोकने के लिए 5 चाहिए तो 5 ही लगेगा। इसका एक लिमिटेशन है, इसका एक अपर वैल्यू है, इसका एक अपर वैल्यू है। तो समझना, काइनेटिक की वैल्यू यूनिक होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है। कोई वेलोसिटी, कोई एक्सीलरेशन, एक बार स्लिपिंग स्टार्ट हो गया तो सिंगल वैल्यू होता है। बट स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहां हम कह सकते हैं, हम यहां कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इस केस में कहां से कहां तक थी? 0 से लेकर 20 न्यूटन तक थी। यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर 20 न्यूटन तक थी, बट एक्चुअली कितना ऐड करेगा ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन नीड। रेंज यहां से यहां तक है, भले रेंज यहां से यहां तक है, मैक्सिमम ये कितना लगा सकता है? 20 न्यूटन, उससे ऊपर ये भी नहीं जा सकता। बट 20 के विदिन कोई भी फोर्स लगाओगे, कोई भी नेसेसिटी होगा, ये उतना वैल्यू दे देगा। बट इसकी वैल्यू इस रेंज में से क्या ऐड कर रही होगी, ये डिपेंड करेगा कि कितने की नीड है। यानी 2 रीजन होते हैं, समझो, एक होता है स्टैटिक रीजन, एक होता है काइनेटिक रीजन। इसीलिए किसी चीज को रेस्ट पे से एक्सिलरेट करना मुश्किल है। देखो, इसको रेस्ट पे से मोशन स्टार्ट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 20 न्यूटन। इसको मोशन स्टार्ट करने के लिए रेस्ट पे से 20 न्यूटन चाहिए। बट एक बार मोशन स्टार्ट हो जाएगा, एक बार अगर मोशन स्टार्ट कर दिया, तो उस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए 18 न्यूटन ही चाहिए। किसी चीज को रेस्ट पे से चलाने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है मिनिमम, उससे थोड़ा कम फोर्स चाहिए उसके वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए। यानी एक बार फ्रिक्शन अपने जब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है और जब तक वो मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, और जैसे मोशन स्टार्ट होता है वो थक के थोड़ा गिर जाता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। यानी अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करें, कौन सा ग्राफ? हम अगर यहां पे ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स F, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स F एंड फ्रिक्शनल फोर्स F, तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, यहां किसी को डाउट है? ये एक एक्सपेरिमेंट है जो तुम घर पे भी करके देख सकते हो। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो तुम खुद घर पे भी करके देख सकते हो। देखो, ग्राफ अगर हम यहां प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, ये देखो। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ग्राफ कैसा बन रहा है? बिटवीन, हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं? वी आर मेकिंग द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। वी आर मेकिंग द ग्राफ बिटवीन applied force F and frictional force F.
हम दोनों की मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम दोनों की क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अगर हम डायरेक्शन लेंगे तो सिंपल सी बात है, जब ये एफ होगा तो ये माइनस एफ होता है, तो ये ग्राफ नीचे आएगा। बता रहा हूं कैसे, देखो यहां पे देखो, जब इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, जब इसकी वैल्यू 5 न्यूटन, इसकी वैल्यू भी 5 न्यूटन, जब इसकी वैल्यू 10 न्यूटन, इसकी वैल्यू भी 10 न्यूटन, जब इसकी वैल्यू 15 न्यूटन, इसकी वैल्यू भी 15 न्यूटन, जब इसकी वैल्यू 20 न्यूटन, इसकी वैल्यू भी 20 न्यूटन, इन दे आर इक्वल। देखो ये ग्राफ है, जितना वैल्यू अप्लाइड फोर्स का होता है जब तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उतना ही वैल्यू क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का होता है। यहां पहुंचने के बाद ये वैल्यू कहां तक पहुंच गया बताओ, अकॉर्डिंग टू आवर केस दिस इज 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन तक अपनी वैल्यू लेके चला गया। ये क्या किया, अपना वैल्यू जो है 20 न्यूटन तक लेके चला गया। दिस वैल्यू इज 20 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद जैसे तुम अप्लाइड फोर्स समझो, जब तक तुम्हारा अप्लाइड फोर्स 0 से लेकर और 20 न्यूटन के बीच में है, तब तक तो फ्रिक्शन उसके इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर है। जैसे ही तुम इसको 21 करोगे और मोशन यहां के बाद वो अपना वैल्यू नहीं बढ़ा सकता है, यहां से बढ़ाते बढ़ाते यहां ले गया। जिस समय जितना अप्लाइड फोर्स है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना मैग्नीट्यूड जो है एडजस्ट कर रहा था। यहां के बाद ये ऐसे करके गिरता है और फिर ऐसे हो जाता है कांस्टेंट, यानी ये ग्राफ यहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, यहां से यहां तक ये नॉट डिफाइंड होता है। यहां से ग्राफ जो है हल्का सा जंप करता है, सडनली ये यहां से यहां आता है, और अब इसकी वैल्यू हो जाती है घट के, ये 20 था मैक्सिमम वैल्यू, ये घट के फिक्स वैल्यू हो जाता है कितना, 18 न्यूटन। ये फिक्स वैल्यू हो जाता है 18 न्यूटन। समझो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। क्यों होगा 45 डिग्री, बोथ आर इक्वल। अब समझो ये जो रीजन देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, ये वो रीजन है जहां मोशन स्टार्ट नहीं हुआ था, जहां स्लिप करने की कोशिश तो किया बट कर नहीं पाया। फ्रिक्शन इज सक्सेसफुल, फ्रिक्शन सफल रहा उनके बीच में मोशन को रोकने में। यहां से लेकर यहां तक फ्रिक्शन सक्सेसफुल रहा उनके बीच के रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने में। इस रीजन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग इस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो हम इस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सर हाँ सर, वो जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है हॉरिजॉन्टल में, हाँ नहीं सर, सर ग्राफ में ऊपर, ग्राफ में ना, यहाँ ना, नहीं सर ऊपर वाली सर, जो डिसकंटिन्यूअस आपने बताया चीज, हाँ 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 हाँ। 21 से स्टार्ट होनी थी ना क्या चीज, सर, ये 21 से स्टार्ट होनी थी ना, क्योंकि 21 नहीं 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 एक्चुअली बता रहा हूँ आ रहा हूँ। 21 पे अगर स्टार्ट होती तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 से स्टार्ट होता। तुम तो डिस्क्रीट वैल्यू दे रहे हो ना, तुम तो क्वांटाइज वैल्यूज दे रहे हो ना। 20 और 21 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। होता क्या है कि देखो अगर 20 न्यूटन इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, बता रहे हैं ये अगर 20 न्यूटन इसका मैक्सिमम वैल्यू है जो स्टैटिक फ्रिक्शन जा सकता है। 20 में से 20 अप टू 20 मोशन स्टार्ट नहीं होगा, अप टू 20 मोशन स्टार्ट नहीं होगा, और 20 के बाद जैसे 0.00001 भी होगा सीधे मोशन स्टार्ट होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 18 न्यूटन। सडन चेंज आता है। 20 न्यूटन अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, समझो। इसीलिए जब तुमको बताएंगे, अभी आएंगे उस पर, द मिनिमम फोर्स नीडेड टू स्टार्ट द मोशन, द मिनिमम फोर्स नीडेड टू स्टार्ट द मोशन इज सेम एज द मैक्सिमम फोर्स अप टू विच ब्लॉक डू नॉट मूव। थोड़ा स्ट्रेन सा लगता है। अगर 20 न्यूटन तक फोर्स स्टार्ट नहीं हो रहा है और 20 के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा, 20 उसका अंतिम वैल्यू है जहां तक वो अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता है, तो हम पूछना चाहते हैं कि किस फोर्स तक वो मोशन स्टार्ट नहीं होगा, किस अप्लाइड फोर्स तक मोशन स्टार्ट नहीं होगा, 20 न्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स अप टू विच मोशन डू नॉट स्टार्ट, 20 न्यूटन।
क्योंकि 19 में नहीं हो रहा है, 19.5 में नहीं हो रहा है, 19.9 में नहीं हो रहा है, 19.9999 में नहीं हो रहा है, 20 में भी नहीं हो रहा है। 20 से जैसे एक्सटीड करोगे हो जाएगा। अब ये बताओ व्हाट इज द लीस्ट नंबर ग्रेटर देन 20? व्हाट इज द लीस्ट नंबर ग्रेटर देन 20? सर इंटीजर में 21 और वैसे बता नहीं सकते। इंटीरियर में नहीं पूछ रहे हैं। द लीस्ट नंबर ग्रेटर देन 20 इज 20। या लीस्ट नंबर अगर मैं मुझसे पूछोगे ग्रेटर देन 20, वो होगा 20.0/1। द लीस्ट नंबर ग्रेटर देन 20 इज 20.0 इनफाइनाइट टाइम्स लास्ट में 1। इसीलिए बड़ा स्ट्रेंज सा लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन बताएंगे तो बताएंगे कैसे करना है। अगर पूछा जाएगा फाइंड द मैक्सिमम फोर्स अप टू विच द ब्लॉक डू नॉट मूव, तो 20 न्यूटन। फाइंड द मिनिमम फोर्स एट विच द ब्लॉक मूव, 20 न्यूटन। हम यही मैथ में करते हैं। जब मैथ में ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, जब मैथ में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक ग्राफ में साइन देते हैं डॉट, और कभी कभी इसको क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। इस डॉट का मतलब ये पॉइंट इस ग्राफ में इंक्लूडेड है, और इसका मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है। या इसको कैलकुलस में कैसे लिखते हैं, 20 प्लस मीन्स 20 से एक्सीड कर गया। कितना एक्सीड किया उसको छोड़ो, 20 एक्सीड कर गया। तो अगर हमसे ये पूछेगा व्हाट इज मिनिमम फोर्स नीडेड टू स्टार्ट द ब्लॉक, तो लेंगे 20। फॉर द मैक्सिमम फोर्स अप टू विच ब्लॉक डू नॉट मूव इज ऑल्सो 20। तो वो थोड़ा मतलब मैथ है, बताएंगे वो सब चीज। ये समझो हम यहां ये मान के चल रहे हैं कि यहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की हो सकती थी, वो 20 न्यूटन हो सकती थी। समझना इस बात को। इन दोनों ग्राफ में एक खासियत देखो, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज में एक खासियत देखो। खासियत क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, नीड के अकॉर्डिंग अपनी मैग्नीट्यूड बदल रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लाई करती है दो लिमिट्स के बीच में, 0 से लेकर एफएस मैक्सिमम। इसको बोलते हैं एफ स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं, एफ स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू। तो समझो यहां से लेके यहां तक कितने पॉइंट्स हैं, इस ग्राफ पे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इस ग्राफ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। द नंबर ऑफ वैल्यूज between 0 and 20, the number of any number, decimal number and all the number between 0 and 20 is infinite. So static friction can take infinite values, have infinite values possible, but it has a range. Which is acting? 0 भी ऐड कर सकता है, fs maximum भी ऐड कर सकता है, इसके बीच में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड। क्या चीज, डिपेंडिंग ऑन नीड। What actually acts is determined by नीड। कितना नीड है उनके बीच में रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने के लिए, वही ऐड करेगा। इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम। नाउ ये जो वैल्यू होती है, ये होती है एफएस का, एफ स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू होता है, एफ स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो क्वेश्चन में दिया होगा तुमको। 0.1, 0.2, 0.8, 1, 1.2, 1.4 कुछ भी हो सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसका रफनेस बताता है। और n होता है नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सरफेसेस, नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सरफेसेस। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। इस केस में, हमारे पर्टिकुलर केस में, म्यू एस इंटू नॉर्मल की वैल्यू 20 न्यूटन थी। म्यू एस इंटू नॉर्मल की वैल्यू 20 न्यूटन थी। समझो। सो इसको समझना। हम बोलते हैं एफ स्टैटिक की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 0n
म्यू एस इंटू नॉर्मल। इन दोनों सरफेस के बीच में, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल फोर्स था, उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लो और उसको उस पॉइंट पे उन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया था उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू एस इंटू नॉर्मल करोगे तो ये आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, means mu s, nature of surface means coefficient of static friction and normal between them, normal force between them। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। नॉट डिपेंडेंट ऑन मीन्स बता रहा हूं, नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब इसको मैं बताऊंगा क्या होता है। म्यू एस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। पहले हम इसको लिख देते हैं, बाद में बताते हैं। इसकी वैल्यू कितनी एक्ट करेगी, ये तो रेंज है, इस बात की गारंटी इसके ऊपर एक्सीड नहीं कर सकता, बट इसके विद इन ये कोई भी वैल्यू दे सकता है। इसका पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन रबिंग बिटवीन द टू सरफेसेस। दो सरफेसेस का रबिंग प्रिवेंट करने के लिए ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है। व्हाट एक्चुअली एक्ट्स, what actually acts depends on what is required। ये मत समझना कि एक्ट कर सकता है तो कर ही देगा, कर सकता है जरूरत पड़ने पर, जरूरत नहीं होगी तो नहीं एक्ट करेगा। डिपेंड्स ऑन व्हाट इज नीडेड, पहली बात। दूसरी बात, ये इसके लिए है, ये रूल्स मैंने लिखा है। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है स्टैटिक केस में, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक इस पे नेचर ऑफ सरफेस और एक इस पे एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है फिर से बता रहे हैं, वो यहां ही बताएंगे। सेकंड केस ले लो, एफ काइनेटिक जो होता है वो होता है म्यू के इंटू एन। क्या होता है? म्यू एस एन की जगह क्या होता है? म्यू के। यहां इक्वल है, सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू होता है, काउंट कर सकते हो एक ही वैल्यू, दो वैल्यू नहीं होता है। सिंगल वैल्यू, यूनिक वैल्यू। म्यू के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के को क्या बोलते हैं? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कुछ भी, एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो हो गया, फिर वो किस स्पीड से चल रहा है, किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, कितना फोर्स लगा है, कोई मैटर नहीं करता है, उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स हो जाती है म्यू के इंटू एन। म्यू के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, बाद में उसको एक्सप्लेन भी किया गया। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि म्यू के की वैल्यू म्यू एस की वैल्यू से थोड़ी सी कम होती है। जैसे मान लो म्यू एस की वैल्यू है 0.80, अगर म्यू एस की वैल्यू है 0.80 तो म्यू के की वैल्यू होती है 0.76। समझ रहे हो? 0.80, अगर 0.80 म्यू एस की वैल्यू है तो म्यू के की वैल्यू होती है 0.76। या हो सकता है 0.8 म्यू एस की वैल्यू हो और 0.7 म्यू के की वैल्यू हो, या हो सकता है 1.5 म्यू एस की वैल्यू क्या हो 1.5 और म्यू के की वैल्यू क्या हो 1.4, थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, नॉर्मल तो दोनों के लिए सेम है, जो फ्रिक्शन की स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। यहाँ कितना था? 20 न्यूटन था और 18 न्यूटन। ये हमने टेबल बनाया था, फ्रिक्शन के स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू क्या था 20 न्यूटन और फ्रिक्शन के काइनेटिक का वैल्यू क्या था 18 न्यूटन। थोड़ा सा कम था। क्यों कम था? नॉर्मल तो सेम है, नॉर्मल तो सेम है, mg और नॉर्मल था, नॉर्मल सेम है। फर्क क्या चीज का था? म्यू एस और म्यू के का। म्यू एस थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? समझो क्यों होता है ज्यादा। तो समझो ये जो वैल्यू तुमको दिख रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन में, ये क्या है म्यू एस इंटू नॉर्मल, और ये जो वैल्यू तुमको दिख रहा है 18 न्यूटन, ये क्या है म्यू के इंटू नॉर्मल। यहाँ 18 है और म्यू एस इंटू नॉर्मल 20 था। इस केस में, इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में म्यू एस इंटू नॉर्मल 20 था।
और म्यू के इंटू नॉर्मल 18 था। म्यू के थोड़ा सा कम होता है म्यू एस से। क्यों होता है कम, समझो इस बात को। क्यों होता है कम, समझो इस बात को। फ्रिक्शन एक्ट क्यों करता है? फ्रिक्शन एक्ट क्यों करता है? फ्रिक्शन एक्ट इसलिए करता है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है कि जब भी हम दो सरफेस को प्लेस करते हैं तो वो देखने में कितने भी स्मूथ क्यों ना दिख रहे हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल वो स्मूथ नहीं होते हैं। तो उनके जो एटम्स होते हैं, देखो वाई फ्रिक्शन एक्स होता क्या है कि ये मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, ये क्या है, ब्लॉक है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस ब्लॉक का सरफेस खुरदरा होता है, ये सरफेस स्मूथ नहीं होता है। उसी तरह ग्राउंड भी स्मूथ नहीं होता है, ऐसे करके होता है। जो हमारा ग्राउंड होता है वो भी क्या होता है, इस तरह से होता है। तो देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, यहां एटम्स क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। यहां दो एटम्स, इसका और इसका, आपस में एक बॉन्ड बनाता है। यहां एक बॉन्ड बनता है, यहां जहां जहां ये कांटेक्ट में, वहां क्या होते हैं, बॉन्ड बनते हैं। एक बार ये बॉन्ड बन गया, इन दोनों ने एक दूसरे को जकड़ लिया है। अब जब तुम इसको मूव कराना चाहते हो, तुमको इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है। जब तुमको मूव कराते हो, तुमको इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है, इसीलिए फ्रिक्शन लगता है। इसीलिए फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था 4 टाइप के फोर्स हैं, कौन कौन सा बताया था? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है कहाँ होता है ग्रेविटेशनल। दूसरा मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में ही होगा। और एक होता है न्यूक्लियर, एक होता है वीक फोर्स, वो भी न्यूक्लियर में ही होता है। अल्फा, बीटा, बीटा माइनस और बीटा प्लस डी के, वो भी न्यूक्लियर में ही होता है। तुम जो भी फोर्स पढ़ोगे अभी ग्रेविटेशन छोड़ के, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्यों? उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बॉन्ड होता है, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो। फ्रिक्शन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में, उसमें ये कौन सी कैटेगरी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि ये बॉन्ड्स बनता है। जब उसको मूव कराते हो तो क्या करना पड़ता है, बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है, इसलिए तुमको फोर्स लगाना पड़ता है। थोड़ा सा फोर्स देते हो, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। और फोर्स देते हो, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। और फोर्स देते हो, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जैसे ब्रेक होता है वो चलने लगता है। अब समझो, जब चलने लगा तब तो बॉन्ड बना नहीं, अभी बन ही रहा था। सोचो अगर ये चल रहा है और रुका है, दोनों में फर्क क्या है? जब ये रुका हुआ है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कंप्लीट है, बॉन्ड इज कंप्लीटली फॉर्म, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैव बीन फॉर्म। अब उसको ब्रेक करना है, वो ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू जब ये चल रहा होगा तो बॉन्ड पार्शियली बना होगा। जब ये चल रहा होगा तो ये दोनों कांटेक्ट में आएगा, बट जब तक बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट होगा ये मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब जब ये चल रहा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, इसीलिए उसको चलाना आसान होता है। एक बार रुक गया तो बॉन्ड कंप्लीट हो गया, जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा अब उसको ब्रेक करना आसान है, बट चलते हुए में बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना आसान है। चलते हुए में पार्शियली बॉन्ड फॉर्म करता है, रुके हुए में कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। इसीलिए म्यू के थोड़ा सा कम होता है। जैसे सो म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस, therefore fk is slightly less than फ्रिक्शन के स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन के स्टैटिक नहीं, फ्रिक्शन का स्टैटिक तो बहुत सारा वैल्यू है, जीरो से लेके यहां तक है। जो फ्रिक्शन के स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू है, जो पीक पॉइंट था, चलने से पहले जो पीक वैल्यू था, काइनेटिक उससे थोड़ा सा कम होता है, पहली बात। लेकिन जैसे एग्जाम्पल समझो, म्यू एस की वैल्यू अगर 0.80 है तो हो सकता है म्यू के की वैल्यू 0.76 हो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, जनरली ऐसा होता है, 99% केस में ऐसा होता है, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो तुमको म्यू एस और म्यू के सेम मान के चलना है। ठीक है, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, टेक म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के, दैट इज इक्वल टू, उसमें एक ही वैल्यू देगा म्यू का, और काम दोनों में पड़ रहा है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब तुम दोनों को सेम मान के चलो, इसका मतलब तुम दोनों को सेम मान के चलो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, समझो अगर मैंने इसके ऊपर मान लेते हैं यहां पर
एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन है, इमेजिन करो, यानी 19 न्यूटन में तो मोशन स्टार्ट नहीं होगा। अगर ये रुका हुआ है पहले से तो 19 न्यूटन पे मोशन स्टार्ट नहीं होगा, 19.99 पे भी मोशन स्टार्ट नहीं होगा, इवन 20 पे भी स्टार्ट नहीं होगा। जैसे 20 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, जैसे ही तुम्हारा अप्लाइड फोर्स, मान लो एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन है और एफ काइनेटिक एफ के की वैल्यू कितनी है 18 न्यूटन मान लो, और तुम यहां फोर्स को बढ़ा रहे हो धीरे धीरे 0, 10, 15, 20, जैसे इसको तुम 20.0001 करोगे या मान लो 20 से नेग्लिजिबल वैल्यू ज्यादा, ये मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मोशन स्टार्ट होगा अप्लाइड फोर्स तुम्हारा कितना है लगभग 20, फ्रिक्शन कितना आ जाएगा लगभग 18, तो मोशन एक्सेलरेटेड होगा। 20 के ठीक पहले 20 के नेग्लिजिबल वैल्यू तक 20 तक एक्सेलरेशन 0 था, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू जो है 20 न्यूटन थी। जैसे ही ये 20 से नेग्लिजिबल एक्सीड करेगा, नेग्लिजिबल, जैसे ये 20 से नेग्लिजिबल एक्सीड करेगा 0.0001 होना क्या चाहिए। जनरली थिंकिंग क्या होता है कि 20 तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ और 20.01 में नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0.01, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे 20.01 हुआ, मोशन स्टार्ट हुआ, फ्रिक्शन की वैल्यू गिर के क्या हो जाएगी 18। अब फोर्स कितना बच जाएगा 20.01 में से 18 माइनस करोगे, 20 माइनस नहीं करोगे, तो अब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 2.01, यानी एक्सेल यानी इस पे फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा लगभग 2 न्यूटन। इसीलिए अब अगर तुम एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, मान लो तुमने 20 से थोड़ा ज्यादा लगा दिया, तुमने 21 लगा दिया, मोशन स्टार्ट हो गया, एक्सेलरेट कर गया। अब तुम चाहते हो मोशन को मेंटेन रखें, तुमने जैसे अप टू 20 मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, तुमने जैसे 20 को बढ़ा के 21 किया, मोशन स्टार्ट हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया और नेट फोर्स कितना होगा 3 न्यूटन। जैसे तुम इसको 22 करोगे, जैसे तुम इसको 22 करोगे, सॉरी 21, तो नेट फोर्स 1 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन गिर गया, जैसे मोशन स्टार्ट हुआ फ्रिक्शन गिर गया। तो ये जब अगर 21 होगा तो नेट फोर्स हो जाएगा 21 माइनस 18 मीन्स 3 न्यूटन, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। तुम चाहते हो इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें, इसकी एक्सेलरेशन को 0 कर दे और चलते हुए अगर तुम वेलोसिटी मेंटेन करना चाहते हो कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक बार इसने मोशन गेन कर लिया, इसकी कोई वेलोसिटी गेन हो गई और अब तुम चाह रहे हो कि इस वेलोसिटी को मेंटेन रखें, तो तुमको अप्लाइड फोर्स को घटा के 18 न्यूटन तक ही लाना है, 20 तक नहीं लाना है। 20 पे तो एक्सेलरेटेड होगा। तो चलते हुए केस में रबिंग के केस में फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है 18 न्यूटन। तो तुम कोई भी वेलोसिटी मेंटेन करना है तो सिर्फ क्या करना है अप्लाइड फोर्स को इसके इक्वल कर देना है, तो क्या हो जाएगा 18 न्यूटन लगा दो। इतना ही नहीं, अगर मैं इस ब्लॉक को यहां एक वेलोसिटी देके छोड़ दूं, मैं इस ब्लॉक को एक वेलोसिटी देके छोड़ दूं, इसके ऊपर एक इनिशियल वेलोसिटी फेंक दूं, इसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है। इसके ऊपर थ्रू आउट द मोशन जब तक ये रुकेगा नहीं, इसके ऊपर एक ही फोर्स ऐड करेगा, कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों, ये सरफेस को रब कर रहा है, ग्राउंड को ये क्या कर रहा है रब कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन ऐड करेगा वो 18 न्यूटन ऐड करेगा, 20 नहीं करेगा। 20 तब ऐड करता जब ये इसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ होता, तो ठीक है। तो जब भी मोशन स्टार्ट हो गया, रियल स्लिपिंग स्टार्ट हो गया, उसका कारण कुछ भी हो, फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड फिक्स हो जाएगी म्यू के इंटू एन। दूसरी बात, ये एक ब्लॉक है, मैं इस ब्लॉक को ग्राउंड पे इस तरह रखूं तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सेम है, ऐसे रखूं तब भी सेम है और ऐसे रखूं तब भी सेम है। यानी इसके जो फेसेस हैं, एक फेस ये, दूसरा फेस ये और तीसरा फेस ये, मैं इसको किस फेस के अकॉर्डिंग रख रहा हूं मैटर नहीं कर रहा है। जबकि नंबर ऑफ बॉन्ड तो मैटर कर रहे हैं ना। थोड़ा कंट्राडिक्शन लगता है कि बताओ अगर हम इसको इस तरह प्लेस करेंगे तो ये ज्यादा सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, और ऐसे प्लेस करेंगे तो कम पॉइंट्स के साथ कांटेक्ट में है। लेकिन जब ऐसे प्लेस करेंगे तब भी इसके ऊपर दबाव वही है, और ऐसे प्लेस करेंगे तब भी दबाव वही है। इस केस में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है और इस केस में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है। लेकिन इस केस में जो भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं
वो स्ट्रॉन्गर मैग्नीट्यूड के बन रहे हैं, और इस केस में क्या बन रहा है, लेसर मैग्नीट्यूड का बन रहा है, इसीलिए मिला जुला के इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है और एक्सपेरिमेंटल भी है। ऐसे रखोगे, एक ब्रिक ले लो, ब्रिक जो होता है या ईट होता है या कोई भी चीज, ब्रिक ले लो, जैसे ये बॉक्स है, इसको इस तरह डालो, इसको इस तरह डालो, इसको इस तरह डालो, तीनों केस में नॉर्मल सेम है, स्टैटिक वैल्यू, नेचर ऑफ सरफेस सेम है, म्यू एस म्यू के सेम है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू सेम आएगी। तो ये एरिया डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, ये एरिया डिपेंडेंट नहीं होता है। कभी भी कोई फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास 3 सिनेरियोज होंगे। फ्रिक्शन के केस में 3 सिनेरियोज होंगे। पहला सिनेरियो होता है कि मोशन स्टार्ट हो चुका है, पहला होता है मोशन स्टार्ट हो चुका है, दूसरा क्या होता है, मोशन स्टार्ट होने वाला है, और तीसरा मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। समझा? मोशन स्टार्ट हो चुका है, स्लिपिंग स्टार्ट हो चुका है, फ्रिक्शन का वैल्यू पता है, क्या पता है, व्हाट इज फ्रिक्शन वैल्यू, फ्रिक्शन इज म्यू के इंटू एन, खत्म। एक बार मोशन स्टार्ट हो चुका है, रबिंग स्टार्ट हो चुका है, तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड सब जानते हैं, म्यू के इंटू एन। फ्रिक्शन स्टार्ट होने वाला है, एकदम बाउंड्री पे है, अब होगा तब होगा, अब बस स्लिपिंग होने वाला है, एकदम बाउंड्री पे पहुंच चुका है, एकदम थ्रेशोल्ड पे है, इसके जस्ट पहले नहीं हो रहा था, जस्ट बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। उस लिमिटिंग केस में फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगी, सो बोलेंगे म्यू एस इंटू एन। यहां भी फ्रिक्शन पता होता है। और तीसरा केस, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है और अभी काफी टाइम है, वहां होता है सिर्फ उतना फोर्स लगेगा जो उसको मोशन बचाने के लिए चाहिए। तो समझना, हम 2 चीज बता रहे हैं, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सारे केस लेंगे, उसके बाद सारे इलस्ट्रेशंस लेंगे। पहले देखो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। याद रखना, हम जब भी किसी फ्रिक्शन की बात करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 सरफेस लेंगे जो दोनों में रबिंग होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा अलग करके दिखा रहा है, दोनों कांटेक्ट में है, समझो। ये इसका लोअर सरफेस और इसका अपर सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इस सरफेस का टॉप मोस्ट, मेरे हैंड का टॉप मोस्ट और ब्लॉक का बॉटम मोस्ट कांटेक्ट में है, यहां कुछ हो रहा होगा। तो हम जिस तरह से वहां दिखाते थे, इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स को दिखाते थे इस तरह से। कैसे दिखाते थे, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये ब्लॉक इसको ऊपर पुश कर रहा है, तो उसी फोर्स से अपर ब्लॉक लोअर को नीचे पुश कर रहा है। हम फ्रिक्शन यहां दिखाते हैं इस तरह से, कैसे, एफ। इसका मतलब क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक पर फ्रिक्शन लेफ्ट होगा, दूसरे पे राइट होगा, या वाइस वर्सा। यही फ्रिक्शन एक्शन, एक अगर फ्रिक्शन राइट लगाएगा, दूसरा लेफ्ट लगाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सो देखो। डायरेक्शन होता है, इसके लिए स्टेटमेंट है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस, फ्रिक्शन always opposes the tendency of relative velocity between surfaces in contact. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी को प्रिवेंट करता है, मोशन को प्रिवेंट नहीं करता है, वेलोसिटी को प्रिवेंट नहीं करता है, रिलेटिव वेलोसिटी प्रिवेंट। इसका मतलब क्या हुआ, समझो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये तो लाइन हो गया, इट ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एज्यूम कर लो कि फ्रिक्शन नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी हो तो एज्यूम कर लो फ्रिक्शन नहीं है। स्टेप 1, एज्यूम नो फ्रिक्शन, एज्यूम नो फ्रिक्शन एनीवेयर।
पहले मान लो कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, और जो जो फोर्स लगाया है उसको लगने दो। जो स्मूथ केस था, स्मूथ केस मान लो, उसके बाद क्या करो, जो जो फोर्स लगाया हो लगने दो, और जिसको जिधर चलना है चलने दो। स्टेप 2, फाइंड वेलोसिटीज और एक्सीलरेशन ऑफ वेरियस सरफेसेस, वेरियस बॉडीज। स्टेप 3, अब अगर मेरे रिस्पेक्ट में कोई सरफेस राइट भाग रहा है, मुझे लगता है मैं अगर सरफेस मैं हूं, मुझे फ्रिक्शन लगानी है, और कोई चीज मेरे रिस्पेक्ट में राइट भाग रहा है, मैं उसको लेफ्ट खींचूंगा। कोई चीज मेरे रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है, उसको पीछे खींचूंगा। कोई चीज मेरे रिस्पेक्ट में लेफ्ट जा रहा है, उसको राइट, राइट को लेफ्ट, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ। समझो। अब समझो, इसके बाद किसी भी सरफेस के द्वारा अगर तुम फोर्स निकालना चाह रहे हो, किसी भी सरफेस के द्वारा अगर तुम फोर्स निकालना चाह रहे हो, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? ये देखो, ये मान लो सरफेस है, और तुम जानना चाहते हो फ्रिक्शन exerted by this surface, exerted by this surface। तुम इस सरफेस के द्वारा फ्रिक्शन निकालना चाह रहे हो। You want to find the friction exerted by this surface। अगर कोई ब्लॉक फ्रिक्शन के एब्सेंस में, अगर कोई ब्लॉक फ्रिक्शन के एब्सेंस में राइट जा रहा होता, अगर इसके रेस्पेक्ट में ये, इसको मान लो ये ऑब्जर्वर है, और इसके रेस्पेक्ट ये ब्लॉक राइट जा रहा होता, इसकी वेलोसिटी क्या होती? राइट होती। अगर फ्रिक्शन ना होता तो इसका मतलब है इस पे ये फ्रिक्शन लगाएगा लेफ्ट। अगर इसके रेस्पेक्ट में कोई सरफेस नीचे जा रहा होता तो इस पे ये फ्रिक्शन लगाएगा अप। यानी उस सरफेस के रेस्पेक्ट में वो सरफेस क्या चाह रहा है? ये क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है ये मेरे साथ रहे। आगे भाग रहा है, पीछे खींचो, पीछे भाग रहा है, आगे खींचो, ऊपर जा रहा है, नीचे खींचो, नीचे जा रहा है, ऊपर खींचो। मेरे रेस्पेक्ट में जो जिधर है उसको अपोज करूंगा। इंडिया में एक पार्टी है, उसको बोलते हैं लेफ्ट पार्टी। इंडिया में एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी। उसकी एक खासियत है, वो हमेशा अपोज करता है, कुछ भी कर लो। उसको बोलो कि कुछ भी बोलो, उसको कुछ भी बोलो। जैसे तुम उसको बोलो कि ऐसा है कि हम लोग मून पे एक यान भेज रहे हैं, चंद्रयान भेज रहे हैं। वो बोलेगा कि क्यों भेज रहे हो? गरीब है इस देश में, भूखा है, नंगा है, क्यों भेज रहे हो? बोलो ठीक है, नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजोगे? भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। क्यों नहीं भेजोगे? देश को साइंस में भी डेवलप करना जरूरी है। तो वो समझ नहीं आएगा उसके साथ बात क्या करना है। इसके साथ ही वही है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। जब राइट जाएगा उसको लेफ्ट खींचेगा, लेफ्ट जाएगा राइट खींचेगा। समझ लो, ये डायरेक्शन निकालने का तरीका है। ठीक, अब समझो इलस्ट्रेशन। सो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, इट मे सपोर्ट मोशन। ये बताओ, इसको डाल दिया इस पे, इसको डाल दिया इस पे, इस बक्से को इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब मैं इस बुक को खींच रहा हूं, बक्से को नहीं खींच रहा हूं, बट साथ में ये भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? मैं इस बुक को खींच रहा हूं, ये क्यों चल रहा है? फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज कर रहा है, इसके मोशन को अपोज कर रहा है, इसके मोशन सपोर्ट कर रहा है। सोचो अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? फ्रिक्शन ना होता तो ये वहीं रहता और ये बुक निकल जाता। फ्रिक्शन ना होता तो हम इस अगर बुक को खींचते, और हम इस बुक को, अगर हम इस बुक को खींचेंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? ये राइट निकल जाएगा। समझ रहे हो? अगर फ्रिक्शन नहीं होता, देखो, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा और हम इस बुक को खींचेंगे तो क्या होगा? ये बुक, ये वहीं रहेगा, ये यहां से निकल जाएगा। तो क्या होगा बताओ? फ्रिक्शन के एब्सेंस में इसको क्या लगता? इसको लगता कि अरे मैं यहीं पे हूं, ये तो राइट भाग रहा है, खींचो इसको। तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये बुक राइट जा रहा है, इसको ये लेफ्ट खींचेगा। जबकि इससे पूछोगे तो ये बोलेगा मैं रेस्ट पे हूं, इसको, हालांकि ये राइट जा रहा था ना, ये पूछोगे ये रेस्ट पे हूं, ये पीछे भाग रहा था, इसको आगे खींचेगा। देखो इस तरह से
मान लो मेरे पास ये एक ब्लॉक है, मान लेते हैं कि मेरे पास ये जो है एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये स्मूथ सरफेस है, ग्राउंड जो है स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था और मैं इसको खींच रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं। मुझे बताना है कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, और बताना है इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं। पहला स्टेप क्या है, एज्यूम नो फ्रिक्शन, एज्यूम नो फ्रिक्शन, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है तो अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्या होता है, इसी को खींचे हो ना, mg नॉर्मल, इसका कोई एक्स कंपोनेंट तो नहीं है, mg और नॉर्मल जो भी है सब वर्टिकल फोर्सेस है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तुमने सिर्फ इसको फोर्स F से खींचा था तो ये चल देगा, ये एक्सेलरेट कर जाएगा, और ये क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। समझ रहे हो, इस पे तुमने फोर्स लगाया ही नहीं, ये क्यों चलेगा, इस पे ऊपर mg है, नॉर्मल है, mg नॉर्मल वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, तो ये तो वहीं रहेगा, ये वहीं रहेगा, तो क्या होगा, ये रेस्ट पे रहेगा, ये ए से। अब सोचो इसको क्या लगेगा, इस सरफेस को क्या लगेगा, इसको लगेगा कि मैं रुका हुआ हूं, ये राइट भाग रहा है, इसको खींचो पीछे, इस पे लोअर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन ऐड करेगा पीछे, लोअर ब्लॉक के ऊपर जो अपर ब्लॉक फ्रिक्शन लगाए वो लगाएगा पीछे, क्योंकि अपर ब्लॉक को क्या लग रहा है, ये आगे जा रहा है, अपर ब्लॉक को क्या लग रहा है, ये राइट जा रहा है, इसको लेफ्ट खींचो। लेकिन अगर तुम लोअर ब्लॉक से पूछोगे इस मोशन के दौरान, तुम लोअर ब्लॉक से पूछोगे, लोअर ब्लॉक बोलेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं, ये पीछे भाग रहा है, लोअर ब्लॉक राइट जा रहा है, बट हर फ्रेम अपने आप को रेस्ट पे देखता है, तो लोअर ब्लॉक क्या बोलेगा, मैं तो रेस्ट पे हूं, ये जो है पीछे जा रहा है, तो इसके ऊपर वही रिएक्शन फोर्स, इसी का रिएक्शन फोर्स के ऊपर क्या लगेगा, आगे लगेगा, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अपर ब्लॉक को लग रहा था लोअर ब्लॉक राइट जा रहा है, तो अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक को लेफ्ट खींचेगा, लोअर ब्लॉक उसी का रिएक्शन फोर्स अपर ब्लॉक पे लगाएगा राइट। और इसको उल्टा कर दें, अपर ब्लॉक पे फोर्स लगा दें तो क्या होगा, इसको हम उल्टा कर दें, क्या करें, हम इसको अपर ब्लॉक पे फोर्स लगा दें, क्या करें, वी अप्लाई फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक, तो क्या होगा, देखो अगर क्वेश्चन ऐसा होता, ये स्मूथ है, हमने इसके ऊपर लगाया था फोर्स F, अब क्या होता, अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये एक्सेलरेट कर जाता, बट ये तो बेचारा वही रहता, इसके ऊपर तो कोई फोर्स है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये क्या होता, रेस्ट पे होता, ये होता ना, इसकी कुछ एक्सेलरेशन कितनी होती, ए होती, समझ रहे हो। यहां देखो एक अच्छी बात क्या है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होती, ए, इसकी कितनी होती, 0। मान लो अगर फ्रिक्शन ना होता तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होती, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी कितनी होती, 0। और फ्रिक्शन क्या करेगा, समझो, जो ज्यादा है उसको कम करेगा और जो कम है उसको ज्यादा करेगा, ताकि दोनों बराबर हो जाए। इसलिए देखो इस केस में इसकी नेचुरल एक्सेलरेशन फ्रिक्शन के एब्सेंस में 0 थी, इसकी कितनी थी, मान लो इसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। अब ये फ्रिक्शन देखो, जो 10 था, जो ऊपर था, जो ज्यादा था उसको नीचे ला रहा है, और जो कम था उसको ऊपर ला रहा है, ताकि दोनों बराबर हो जाए। फिर ये फ्रिक्शन क्या करेगा, जो 0 था उसको एक्सेलरेट करेगा और इसको क्या करेगा, घटाएगा, पीछे खींच रहा है ना, इस फोर्स को के अपोजिट खींच रहा है, इसको घटाएगा। हो सकता है कि 4 पे लाके दोनों को इक्वल कर दे, यानी दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन क्या कर दे, 4, कितनी कर दे, 4, लेकिन दोनों की एक्सेलरेशन क्या कर दे, 4। इसकी नेचुरल एक्सेलरेशन थी 6, इसकी थी 0, एक था 6 पे
एक था 6 पे, एक था 0 पे, विदाउट फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या कर रहा है, देखो जो 0 था उसको ऊपर ला रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, और जो 6 था या 10 था, नेचुरली जो 10 था उसको नीचे ला रहा है और दोनों को इक्वल कर देगा। यही रोल है फ्रिक्शन का। यहां देखो, तो इस प्रोसेस में फ्रिक्शन इज अपोजिंग द मोशन ऑफ एब्सोल्यूट मोशन, फ्रिक्शन इज अपोजिंग द मोशन ऑफ लोअर ब्लॉक एंड फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग द मोशन, क्रिएटिंग द मोशन ऑफ अपर ब्लॉक। अपर ब्लॉक का मोशन किसके कारण हो रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन डू नॉट अपोज मोशन, ये गलत है। हियर फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग मोशन, हियर फ्रिक्शन इज अपोजिंग मोशन, बट फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिंग रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है, रिलेटिव वेलोसिटी को, प्रिसाइसली बोलो तो रिलेटिव वेलोसिटी को या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी को हमेशा अपोज करता है। यहां देखो, यहां फोर्स एफ है, इसकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, 0। अगर फ्रिक्शन ना होता, स्टेप 1 एज्यूम नो फ्रिक्शन, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होती, ए, इसकी कितनी होती, 0। इसका मतलब अब जरा देखो, इसको क्या लगेगा, लोअर ब्लॉक को क्या लगेगा, लोअर ब्लॉक को लगेगा, फ्रिक्शन अगर ना होता तो लोअर ब्लॉक को लगता हम रुके हुए हैं और ये राइट भाग रहा है, इसको लेफ्ट खींचो। लोअर ब्लॉक को लगता हम रुके हुए हैं और ये राइट भागना चाह रहा है, इसको लेफ्ट खींचो। और इसको क्या लगता, हम रुके हुए हैं, हम एक्चुअली ये ब्लॉक जा रहा था राइट, बट इसको क्या लगेगा, हम रुके हुए हैं और ये लेफ्ट भाग रहा था, इसको खींचो राइट। तो जरा देखो, जिसकी एक्सीलरेशन ज्यादा होनी चाहिए थी फ्रिक्शन के केस में, उसको ये, जिसकी एक्सीलरेशन ज्यादा थी फ्रिक्शन के एब्सेंस में, उसको ये फ्रिक्शन घटाता है, और जिसकी कम होनी चाहिए उसको क्या करता है, बढ़ाता है। जो सरकार करती है, सरकार क्या करती है, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है उसे टैक्स लेती है, और जिसका कम होता है उसको सब्सिडी देती है, यही करती है। तो ये वही काम करता है। ये क्या करता है, इसीलिए अकेले में इसकी जो एक्सीलरेशन होती अकेले में, ये उससे कम आएगा। अब जो इसकी एक्सीलरेशन आएगी फ्रिक्शन के प्रेजेंस में, ये अकेले में जब फ्रिक्शनलेस केस वाले से कम आएगा और इसका उससे ज्यादा आएगा, बट दोनों का इक्वल आ सकता है। यहां पे इसका जो फ्रिक्शन, इसका जो एक्सीलरेशन है अकेले में जो होता, अब फ्रिक्शन अगर है तो इसका एक्सीलरेशन उससे कम होगा, इसका 0 था उससे ज्यादा होगा। इतना ही नहीं, और दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगा दो, दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगा दो, क्या करो, एक काम करो, हम सिर्फ यही क्यों बोले कि एक पे लगाएंगे फोर्स, हम दोनों पे लगाते हैं फोर्स। सो वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन बोथ। कैसे, देखो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, समझना इसको, ये कांटेक्ट में है, खाली मैंने इसको, ये स्मूथ है, नीचे वाला स्मूथ है, अभी स्मूथ ले रहे हैं, बाद में देखेंगे। इसकी मास है 10 kg, इसकी मास है 5 kg, ठीक है, 10 kg और 5 kg। मैंने यहां एक फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन और यहां एक फोर्स लगा दिया 15 न्यूटन। बता रहा है इन दोनों के बीच में, ये दोनों सरफेस रफ है, इन दोनों में फ्रिक्शन है, कितना फ्रिक्शन ऐड करेगा। तो ये बताओ, अगर एक्सीलरेशन ना हो, अगर फ्रिक्शन ना होता तो इसकी एक्सीलरेशन कितनी होती, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन ना हो, अगर यहाँ फ्रिक्शन ना होता, इसके ऊपर एक ही फोर्स है, कितना, 15 राइट, मास है 5 kg, मास फोर्स बाय मास 3 मीटर पर, और इसकी क्या होती, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि ये भाग रहा है, राइट भाग रहा है, ज्यादा कौन चल रहा है, ये ना ऊपर वाला, इसको लगेगा ये ऊपर वाला राइट भाग रहा है। अपोज करो, इसमें फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए, F। उसी का रिएक्शन इसके ऊपर लगेगा, क्यों लगेगा, ऊपर वाले को लगेगा कि मैं, ये मेरे रेस्पेक्ट में पीछे भाग रहा है, खींचो राइट। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको 3 से कम करेगा, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको 2 से ज्यादा करेगा। हो सकता है कि दोनों की वैल्यू हो जाए कॉमन, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, एक साथ चले। किस कॉमन एक्सेलरेशन से, 2.4 या 2.2 या 2.3, कुछ भी हो सकता है, वो तो बाद हम देखेंगे। बट फ्रिक्शन का रोल है, फ्रिक्शन का रोल ये नहीं है कि इसको रोकना है, नहीं,
या इसको चलाना है, नहीं। फ्रिक्शन का रूल ये नहीं इसको रोकना है इसको चलाना है। फ्रिक्शन का रूल है कि इन दोनों को एक साथ एक डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन से चलाना है, ताकि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। ये फ्रिक्शन चाहता है, और कभी कभी कर लेता है, कभी कभी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि फ्रिक्शन की अपनी एक लिमिटेशन है, फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू है। अगर उसके विदिन में वो उसको कर सकता है तो करेगा, पक्का करेगा। अगर वो उसको एक्सीड कर जाता है, अगर इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, दोनों को कॉमन एक्सेलरेशन देने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, ये अगर उसके मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन से कम है, जैसे 20 न्यूटन है था वहां, तो 20 से कम, यहाँ अगर 15 न्यूटन का फ्रिक्शन लग जाए तो दोनों साथ चलेगा, लग जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन। चाहिए कितना? 15 न्यूटन। अगर यह 18 न्यूटन चाहिए, 16 चाहिए, लग जाएगा। बट अगर 25 चाहिए तो कैसे आएगा? फ्रिक्शन की तो फ्रिक्शन कैन नॉट गो बियॉन्ड 20 न्यूटन। तो अगर 20 न्यूटन ही उसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, और यहाँ पे इनको कॉमन एक्सेलरेशन देने के लिए 25 न्यूटन चाहिए, तो फ्रिक्शन वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, वहाँ स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ फ्रिक्शन स्टार्ट वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वहाँ फ्रिक्शन स्टार्ट स्लिपिंग स्टार्ट हो जाता है। हम देखेंगे वो सब कौन कौन सा केस होता है, ठीक है। हाँ, सेकेंड केस में अपर वाले पे दोनों का साथ, हाँ हाँ हो सकता है, हो सकता है। यहाँ ना, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होगा। यहाँ लगाएंगे और दोनों साथ चलेगा ना, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, हो सकता है। हम सारे केस बताएंगे, किस फोर्स तक में साथ चलेगा, किसके बाद क्या होगा, 2 ब्लॉक में क्या होगा, 3 ब्लॉक में क्या होगा, सब बताएंगे, ठीक है। हम नोट्स बना लिए हैं फ्रिक्शन का, नोट्स शेयर कर देंगे, एक बार देख लेना। अभी हम क्लास खत्म होगा तो एक तो कल 12th वाला जो क्लास था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वो शेयर कर देते हैं, और नोट्स अभी शेयर कर देते हैं, देखते जाना। नेक्स्ट वीक बाय द एंड, अगर एंड तक नहीं हो पाया तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके हम नेक्स्ट वीक फ्रिक्शन खत्म कर देंगे। उसके बाद रिलेटिव मोशन पर जो है बताएंगे 2 वीक मैक्सिमम, उसके बाद सर्कुलर मोशन और पावर इनर्जी, ठीक है। तो हर चीज़ में समझने वाला है और कुछ है नहीं। और अभी तो स्टार्ट हुआ है टॉपिक, एक क्लास और लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।